हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं दो आर्टिकल काफ़ी बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा फ्रॉम प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव, और इसी के साथ हम किस तरीके से एक आर्टिकल को उसका 360 डिग्री जो है वो देखना चाहिए फ्रॉम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अदर डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें लगभग 1 साल के अंदर हम आपको कंप्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। सिलेबस के हिसाब से ही कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड की जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आप अपने जितने भी डाउट है उनको कैटर करवा सकते हैं। प्लस आपको अगर रिमेडियल क्लासेस की ज़रूरत पड़ी तो वो भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी से जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। प्लस इन हाउस लाइब्रेरी में फैकल्टी भी अवेलेबल है जो आपका डाउट ऑन द स्पॉट सॉल्व कर देगा। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर, जिसका नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट हीरो वर्शिपिंग। तो हीरो वर्शिपिंग से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हीरो वर्शिपिंग क्या है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसमें हीरो वर्शिपिंग क्या होता है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो जो की टर्मिनोलॉजीज है, तो हीरो वर्शिपिंग क्या है? एक्सेसिव एडमायरेशन। तो जब हम बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ऐसे क्या है, जो भी हमारे लीडर है उनको एडमायर करना अच्छी बात है, एडमायर करते हैं, उनके आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं। लेकिन जब वो एक्सेसिव एडमायरेशन हो जाता है, एक्सेसिव डिवोशन हो जाता है, भगवान की तरह हम उनको पूजने लगते हैं, तो उससे क्या होता है आपका, ये इसी को कहा जाता है हीरो वर्शिपिंग। एक्सेसिव जो एडमायरेशन है, एक तो हम उनको फॉलो करते हैं, उनको हम उनका जो वे है जो दिखाते हैं, वो जो जिस राह पे जाते हैं वो हम फॉलो करते हैं, तो वो सही है। लेकिन उसको अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस करना, सही गलत सभी चीज़ों को एक्सेप्टेंस करना, तो उससे क्या होता है, हीरो वर्शिपिंग होता है। और जब एक पर्टिकुलर पर्सन को हम हीरो बना देते हैं, उनको पूजने लगते हैं लाइक भगवान, तो उससे क्या होता है, एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी कल्ट आ जाता है। अक्रॉस द रीजन क्या होता है, लोग उनको भगवान की तरह पूजने लगते हैं। और जो आपका हीरो जिसको वर्शिप किया जाता है, जो एक कल्ट में तब्दील हो चुका है, वो भी क्या करता है, अपना जो पॉपुलैरिटी है उसको बरकरार रखने के लिए, अपने लीडरशिप को बरकरार रखने के लिए, अपने लीडर को इनफेलिएबल बनाने के लिए, मतलब कभी पतन ना हो, प्रोपागेंडा चलाने लगता है। मतलब झूठ के प्रचार फैलाना, अच्छा इमेज दिखाना, मीडिया के सामने अच्छा इमेज को पोर्ट्रे करना, इवन मीडिया को भी मैनिपुलेट कर लेना। तो वैसे चीज़ें हम देख सकते हैं पास्ट में। जैसे हिटलर था, तो हिटलर को ज़्यादा हीरो वर्शिप किया गया था। या फिर आपका मुसोलिनी था इन इटली, देन जोसेफ स्टालिन था इन रशिया, देन माओ जेडंग था इन चाइना। तो इस तरीके के लोगों को ज़्यादा हीरो वर्शिपिंग किया गया। और हीरो वर्शिपिंग करने की वजह से क्या होता है, लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्यों, क्या होता है, पूरा जो मुद्दा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक जो साइकोलॉजी है उसको एनालाइज किया गया है, ये जो आर्टिकल है इसमें, कि ऐसा क्या होता है लोगों की साइकोलॉजी में कि लोग हीरो वर्शिप करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हिटलर आपका राइज हुआ था कहाँ, जर्मनी में। तो जर्मनी में जो हिटलर का राइज हुआ था, हिटलर ने जो लोगों की साइकोलॉजी है उसको अट्रैक्ट किया, लोगों की साइकोलॉजी को मोल्ड किया, और जो क्राइसिस सिचुएशन था उसमें लीडरशिप दी। और इस तरीके से लीडरशिप या फिर रेटोरिक चलाया, ऐसी बातें कही जिससे लोगों का जो आपका मन है वो हिटलर के तरफ डिवोशन करने लगा। और उससे क्या हुआ, हीरो वर्शिपिंग होने लगा, आइडलाइज करने लगे लोग हिटलर को पहले पहले मतलब समय पे।
बाद में जाके पता चला कि हिटलर ने जो जर्मनी है उसका सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब चीज़ों को तबाह करके रख दिया है। तो उसमें जो नेक्स्ट अगर देखें तो इसका एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन हम देख सकते हैं। तो जो हीरो वर्शिपिंग है वो खास करके डेमोक्रेसीज में देखा जाता है, और उन डेमोक्रेसीज में, जिन डेमोक्रेसीज में जो पॉपुलेशन है वो क्रिटिकली सोच नहीं सकती है, क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर सकती है। और इससे क्या होता है, जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका चेक्स एंड बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। समझ लीजिए अभी कोई एक लीडर है, उसने गलत भी किया है तो उसके अगेंस्ट लोग नहीं जा सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं जा सकती है, क्योंकि जो माहौल बना हुआ है वो लीडर का जो कल्ट है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, और उसके अगेंस्ट क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं जा सकता है, इवन आफ्टर हैविंग लॉट्स ऑफ एविडेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जीक्यूटिव लीडर है जो काफ़ी आपका पॉपुलर बन गया है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी अगर गलत कुछ आपका एविडेंस भी है तो भी कोर्ट क्या नहीं कर सकती है, या फिर जो ओवरऑल जो आपकी सिविल सोसाइटी है, जो समझदार लोग हैं वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, नहीं तो उनके लाइफ में डेंजर आ सकता है। तो ये डेंजर जो है वो क्रिएट करता है इन अ सोसाइटी। तो अभी सोसाइटी में भी देखें, जो हीरो वर्शिप करते हैं उनके अंदर भी उनके लाइफ को भी खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि वो क्या करते हैं, इतना मतलब पूछते हैं कि समय पे वो अपने आप को भी ख़त्म कर सकते हैं, कि हम अपने आप को भी ख़त्म कर लेंगे। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो इंसान है एक दूसरे इंसान को कितना ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, सही गलत, सही हो या गलत हो, सभी में उसको वैल्यू कर रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका एक डेंजर आता है, एक तो लोग खुद मरते ही है, प्लस दूसरों को के लिए भी रास्ता खोल के जाते हैं, क्योंकि जो लीडर है वो डिक्टेटर बन सकता है, और उसके बाद वो क्या कर सकता है, जो माइनॉरिटी है या फिर जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है जो क्रिटिकली सोचती है, इसमें माइनॉरिटी का मतलब कोई जात धर्म नहीं है, जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है जो क्रिटिकली सोच सकती है, उनके अगेंस्ट भी क्या होता है, खतरा आता है। और एक जो लीडर है वो डिक्टेटर होने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ भी करूं, मेरे खिलाफ चंद लोग ही जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मेरे सही गलत सभी को ही अच्छा मानते हैं, वो मुझे क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते हैं। ग्लोबल कंपैरिजन देखें तो डिफरेंट नेशन में हम लीडरशिप कल्ट देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया अडोल्फ हिटलर जो काफ़ी क्रूर शासक था, फिर भी ये पॉपुलर था एक समय पे, शुरुआती दौर पे, तभी तो ये लीडर बन पाया विथ पीपल्स सपोर्ट। लेकिन बाद में जो है वो तो हम हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। जो सोसाइटल इम्पैक्ट है, हीरो वर्शिप क्या करता है, रिड्यूस कर देता है अनसर्टेनिटी बट क्रिएट्स अनइक्वल सोसाइटी। अनइक्वल सोसाइटी होने लगती है, कोई सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, कोई ग्रुप को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, किसी ग्रुप को नहीं मिलता है। तो जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स होती है, वैल्यूज़ होती है लाइक इक्वालिटी, वो स्टेक पे आ जाती है। फिर जो ह्यूमन नेचर है उसमें एक कंक्लूजन दिया है कि ह्यूमन नेचर जब भी ह्यूमन क्या होता है, जब भी आपके डेंजर में रहता है या फिर आपके ऐसे सिचुएशन में रहता है जिससे सेल्फ वर्थ खो रहा है, तो उस समय क्या करता है, कोई भी लीडर अगर अपील कर सके तो उनको पूजने लगता है। जैसे कि इन चाइना अंडर माओ जेडोंग, जोसेफ स्टालिन इन रशिया, हिटलर इन जर्मनी। आगे देखते हैं। तो जो लीडरशिप कल्ट है या फिर जो आपका हीरो वर्शिपिंग है, उसका हम एंशियंट ओरिजिन देख सकते हैं। तो एंशियंट ओरिजिन में हम अगर माइथोलॉजी को देखें तो माइथोलॉजी में हम देख सकते हैं कि इसका जो आपका रूट है माइथोलॉजी से ही आया है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी ट्राइबल लीडर हो तो उनको हम, जब वो क्या करते हैं, बाकी पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं किसी एक मोड़ पे, तो तब हम उनको हीरो की तरह पूछते हैं। तो ये गलत नहीं है, लेकिन बाद में जब वही हीरो अगर कुछ गलत भी करता है तो तब भी हम उसको सपोर्ट करते हैं, वो सही नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, जब सही काम है तब किसी को पूजा जाना चाहिए, जब गलत है उसी व्यक्ति को जो पूछता है उसी के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया जाना ज़रूरी है। इसी को कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, ताकि जो लीडर है वो भी, उसको भी समझ में आए कि हाँ मैं भी गलत कर सकता हूँ और मेरे गलत को भी लोग गलत कहते हैं और मेरे सही के समय पे मुझे पूछते भी हैं। तो उससे क्या है, एक बैलेंस बना रहता है। तो उसके बाद आप माइथोलॉजी में हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट लीडर्स हैं,
ओके, देन अगर ट्राइबल लीडरशिप फॉर सर्वाइवल इन इंडिया, देन अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो भक्ति ट्रेडिशन है, जो भक्ति ट्रेडिशन आया तो उस समय क्या है, आपके जो डिफरेंट आपके डिवोशनल फिगर है उनको पूजा किया गया, उनको पूजा गया। तो वो डिवोशनली जो हीरो वर्शिपिंग है वो सही है। कोई भगवान के तरफ डिवोट करता है अपने आप को, स्पिरिचुअल चीज़ों को मानता है, वर्शिपिंग करता है, उसमें वो सही है, वो उनकी आस्था है, वो उनका बिलीफ है। जो आपके ईश्वर है, जिनको पूजा जाता है, जिनको भक्ति की जाती है, वो लोगों का गलत नहीं करेंगे, सही करे या ना करे गलत नहीं करेंगे, वो बिलीफ है। तो जब लेकिन जो इंसान है वो सही गलत दोनों ही कर सकता है। जिसने सही करके लोगों का दिल जीता है वो गलत भी कर सकता है, तो उसको गलत के समय पे उसको गलत कहना जरूरी है। देन अगर देखें मेडिएवल एंड कॉलोनियल पीरियड में, तो गांधी जी का राइज हुआ था। गांधी जी को भी लोगों ने क्या किया, हीरो की तरह वर्शिप किया था। लेकिन गांधी जी ने खुद ने ही क्रिटिसाइज किया है हीरो वर्शिपिंग को लेके। गांधी जी ने अपने आप को भी क्रिटिसाइज किया है, जब वो गलत रहे हैं उस समय उन्होंने अपने आप को क्रिटिसाइज की है। जब हम गांधी जी की जीवनी पढ़ते हैं तो गांधी जी ने जब भी समझ लीजिए कि आपके नॉन वेज को खाया था फैमिली नॉर्म्स के खिलाफ जाके, तो उसमें उन्होंने सेल्फ क्रिटिसाइज भी किया था। या फिर गांधी जी का जो बायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसमें भी गांधी जी ने सच के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। क्या सच है क्या झूठ है, सत्य की राह पे चले, नॉन वायलेंस की राह पे चले। तो इनको अगर हीरो वर्शिप किया गया गांधी जी जैसे लीडर को, तो उससे लॉस नहीं होता है। जो इंसान खुद क्रिटिसाइज करता है अपने आप को, जो खुद अपने आप को सुधारता है, तो उस जगह पे क्या हो जाता है, हीरो वर्शिपिंग बहुत हद तक सही रहता है। लेकिन जो पॉलिटिकली चुने हुए लीडर हैं, जो आपके सच झूठ हर मतलब जरिए से लीडरशिप में आए हैं, उनको लोग अगर एक्सेसिव एडमायरेशन एंड डिवोशन करें गलत में भी, तो वो सही नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में अगर देखें तो आपके जो पहली हमारी महिला प्रधानमंत्री रही है इंदिरा गांधी जी, तो इंदिरा गांधी जी भी एक पर्सनालिटी कल्ट थी, तो इनको भी काफ़ी नवाजा गया था, पूजा गया था बाय द पीपल। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो अनडिजायर्ड घटनाएं हैं वो देखी गई है। तो इसमें भी अभी दो मत है, कोई इनको सपोर्ट भी करता है, कोई अपोज भी करता है। लेकिन उस समय हम देख सकते हैं कि पर्सनालिटी कल्ट की वजह से, जो डिवोशन था उसकी वजह से गवर्नमेंट बिकम ऑथोरिटेरियन। इवन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस विद इन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होती है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, उनमें भी कंप्रोमाइज्ड आ गया था बिकॉज ऑफ लीडरशिप कल्ट। तो इसका जो एग्जाम्पल है ऑलरेडी हमने देखा है पास्ट में कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, इट वेयर कंप्रोमाइज्ड वंस बिकॉज ऑफ हीरो वर्शिपिंग और rise of personality cult. So that is why we the people of India need to think on these things कि हमें कब एक पीपल को एडमायर करना चाहिए, सेम पीपल को फिर कब हमें क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। तो हमें रैशनल ह्यूमन बींग होना है। तो आज के पहले के ज़माने में समझ में आता था कि लोग कम रैशनल थे, या फिर लोग स्पिरिचुअल चीज़ों में स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं, सुपरस्टिशियस चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते थे, तो तब माना जाता था, वो एक अलग बात थी। फिर 20th सेंचुरी में आप ग्लोबल सर्ज में जो ऑलरेडी हमने देखा, हिटलर एंड यूएसएसआर, चाइना एक्सेट्रा। कंटेम्पररी समय में भी आप देखें तो डिफरेंट, जैसे जो आपके साउथ इंडिया में रैली हुआ, उसके रैली में जो एक्टर कम पॉलिटिशियन है उनको भी क्रिटिसाइज किया गया है इसमें, कि किस तरीके से लोग इतना ज़्यादा डिवोशन करते हैं कि लोग मरते धरते जाके रैली को अटेंड करते हैं, इवन अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। तो वो उसमें हम क्या है, एक आपके लॉजिक रीज़न का जो वेकमनेस है वो हम देख सकते हैं कि लोगों के अंदर वेकम है, लॉजिक का, रीजन का, क्रिटिकल थिंकिंग का। सो दिस नीड्स टू बी इनकलकेटेड। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है, जब हीरो वर्शिपिंग होता है उससे इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी होता है। जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसका इरोजन होता है, क्योंकि हम ब्लाइंड डिवोशन करते हैं। और जब ब्लाइंड डिवोशन करते हैं ना, तब जो लीडर है वो अकाउंटेबिलिटी से हाथ धो लेता है, वो अकाउंटेबल नहीं होता है। क्योंकि मुझे इतना सारा सपोर्ट है, तो मैं चंद लोगों के लिए अकाउंटेबल ना रहूं तो भी कोई बात नहीं है, मैं करप्शन करूं तो भी लोग मुझे पूछते हैं।
तो उससे क्या हो जाता है, जो लीडर होता है वो अनचैलेंजेबल हो जाता है एंड वो ऑथोरिटेरियन हो जाता है। और जो ऑथोरिटेरियन हो गया वो अकाउंटेबल नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहेगा, वो वचन ही है शासन जैसा कुछ शासन चलाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, वायलेंस एंड सोशल हार्म। तो देखते हैं कि जो लीडरशिप कल्ट होता है उसमें काफ़ी वायलेंस होता है, लोग खुद को जला लेते हैं, लोगों को मार देते हैं, दूसरे लोगों को जो क्रिटिकली एनालाइज करता है, कुछ बोल नहीं सकता है। तो अगर बोल ही नहीं सकते हैं किसी एक लीडर के बारे में, समझ लीजिए एक लीडर है, उसको 100 लोग हैं, उसमें से 90 लोग पसंद करते हैं, 10 लोग पसंद नहीं करते हैं। तो एक डेमोक्रेसी में उस 10 लोगों की पसंद ना करने की भी आज़ादी है, क्रिटिकली एनालाइज करने की भी आज़ादी है, उनको क्रिटिसाइज करने की भी आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी को जो 90% पॉपुलेशन है वो सपोर्ट नहीं करती है। इट मीन्स वो डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल का समझ ही नहीं है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को अल्टीमेटली सप्रेस करता है। और ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे आगे बढ़ा है? बाय डूइंग क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट और एनी मैटर और एनी पर्सन और द सोसाइटी और द कस्टम्स और द रूल्स रेगुलेशंस और द लीडर। और इससे पॉलिसी फेलियर भी होता है, क्योंकि जो लीडर होता है वो पॉलिसी क्यों लेता है? पॉपुलिस्ट पॉलिसी लेता है, ताकि जो पॉपुलेशन है उनको बस खुश रखा जा सके टेम्पररी समय के लिए। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में कॉम्प्रोमाइज होती है, और इसी से क्या है, फ्री बी पॉलिटिक्स, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ओवर प्रिंसिपल, ये सभी चीज़ें देखी जाती है। सो पॉपुलिज्म को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रादर देन प्रिंसिपल। एक कल्चरल परसिस्टेंस देखा गया है। तो आप डिफरेंट सोसाइटी में देख सकते हैं, इंक्लूडिंग आवर वन, कि जो कल्चरल परसिस्टेंस है, कि हमारे पास्ट से अभी तक देखें तो हमारे कल्चर में ये चीज़ बढ़ती हुई है। कल्चर मतलब क्या? जो पुराने समय से अभी तक चला आ रहा है। तो जो हीरो वर्शिप है वो भी चला आ रहा है। अगर ग्लोबल स्प्रेड देखें तो डिफरेंट रीजन में देखा जाता है, स्पेशली जो नेशन क्या है, इकोनॉमिकली आपकी बैकवर्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, एजुकेशन की जो मात्रा है वो कम है, वैसे सोसाइटी में क्या है, लीडरशिप कल्ट, हीरो वर्शिपिंग, ये सभी चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है। बाकी देशों में सब अपने, जो डेवलप नेशंस है, अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, किसी को भगवान की तरह नहीं पूछते हैं। अच्छा काम किया एडमायर कर लेंगे, बुरा काम किया क्रिटिसाइज कर लेंगे, बस काम खत्म। की टर्म्स जो है, हीरो वर्शिपिंग ऑलरेडी बताया, एक्सेसिव एडमायरेशन, डिवोशन, भगवान की तरह पूजना इंसान को, जो सही नहीं है। कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, जब हीरो वर्शिपिंग की तरह पूजेंगे, किसी को हीरो वर्शिप करेंगे, तो उससे एक पर्सनालिटी कल्ट डेवलप होगा जो अनचैलेंजेबल हो जाएगा। तो जो हमारे काफ़ी सारे जो रिलीजियस लीडर होते हैं, वो चाहे किसी भी रिलीजन के हो, वो उनमें भी हम देख सकते हैं वो हीरो वर्शिपिंग होता है उनका भी, और पर्सनालिटी कल्ट बन जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं उनका वो डिफरेंट क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है, और एक समय पे जाके जो लोगों का जो आपका इल्यूजन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। बाद में ये जो आपके रिलीजियस लीडर है जेल पहुंच जाते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर है जेल पहुंच जाते हैं। भक्ति, तो भक्ति से क्या है कि डिवोशन करना, तो अभी ईश्वर की आराधना की जाती है, पूजा जाता है अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन, वो सही है। लेकिन वो भी, उसमें भी क्या है, लोगों को सुपरस्टिशियस चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए। जो स्पिरिचुअलिटी है, जो डिवोशन है ईश्वर के प्रति, वो सही है। लेकिन ईश्वर के डिवोशन के नाम पे जो सुपरस्टिशियस बिलीफ है वो सही नहीं है। तो उसमें भी हमें क्या है, जो सुपरस्टिशियस बिलीफ है उसमें हमें क्रिटिकल होना है, जो डिवोशन है उसको एक्सेप्ट करना है, वो बिलीफ है लोगों का, बिलीफ में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है ऑथोरिटेरियनिज्म। तो ऑथोरिटेरियनिज्म क्या है कि आपका जब एक पर्सन के पास पूरा पावर जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, वो डेस्पोटिक हो जाता है, रूल्स को बाईपास कर लेता है, जुडिशरी को बाईपास कर लेता है, इवन पॉपुलर सेंटिमेंट्स को भी बाईपास करके आगे बढ़ सकता है व्हेन अ लीडर बिकम ऑथोरिटेरियन। और डिसइल्यूजनमेंट क्या है, जो लोगों का आपका फॉल आउट है, जब इल्यूजनमेंट का मतलब हो गया कि जब लोग भ्रम में रहते हैं कि ये लीडर सही है, भगवान की तरह है, इसको पूजा जाना चाहिए, और बाद में जब देखा जाता है कि फेलियर हो गया, तो तब लोगों का डिसइल्यूजनमेंट टूटता है कि हमने क्रिटिकली एनालाइज अगर किया होता तो इतना जो बर्बादी हमारा था और बर्बादी नहीं होता, तो वो डिसइल्यूजनमेंट होता है। जैसे हिटलर के केस में हुआ, तो पहले तो उनको लोग ने सपोर्ट दिया, धीरे धीरे जब देखा कि वो काफ़ी क्रूर बनते जा रहे हैं, पूरी सिस्टम को ही तबाह करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल हो, सोसाइटी हो, एजुकेशन हो, कल्चर हो, तभी क्या किया, लोगों ने सपोर्ट छोड़ दिया, मतलब लोगों का इल्यूजनमेंट डिसइल्यूजनमेंट में तब्दील हो गया।
अभी इसमें लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस अगर देखें, सपोज हीरो वर्शिपिंग एंड पर्सनालिटी कल्ट के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी ने काफ़ी बार ऐसे पूछा है, इन फ्यूचर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है, जिसके वजह से सोसाइटी बैकफुट पे जा रही है, कल्चर बैकफुट पे जा रहा है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है बैकफुट पे जा रही है। तो इसी के लिए क्या है, ये पूछा जा सकता है। तब उसमें हमें क्या करना होगा, कुछ आपको बेटर लिखना होगा। तो बेटर लिखने के लिए हम फिलोसॉफिकल एंड लॉजिकल बेस को हम देख सकते हैं। तो जो इमानुएल कांट थे, तो उन्होंने कहा कि हर इंसान जो है एक मॉरल एजेंट है, और हर इंसान को रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरे इंसान को एंड की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उससे हमें ये पता लगता है कि जो लीडर्स है उनको भी पॉपुलेशंस का जो पॉपुलेशन है उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने फायदे के लिए। जॉन स्टुअर्ट मिल को अगर देखें तो उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट बताया था, कि जो डिसेंट है वो डेमोक्रेसी का क्या है, हार्ट एंड सोल है, कि डिसेंट रहेगा ही, लोग डिसेंट करेंगे, एसेंट करेंगे, उसी से डेमोक्रेसी बनता है। माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी का ध्यान रखिएगा, हाँ, रिलीजन कल्चर ये सबसे मैं माइनॉरिटी नहीं बता रहा हूँ, माइनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन। नेक्स्ट बी आर अम्बेडकर जी है, उन्होंने भी कहा था कि हीरो वर्शिपिंग सियोर रोड टू डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो इसीलिए लोगों को क्या बनना है, पीपल नीड टू बिकम रैशनल, people need to have enlightenment so that people can think anything critically, whether it is a leader or a social norm or whatever it is. So that is why critical thinking needs to be inculcated in a society. A society who can think critically, they can develop soon, and they can change whatever unnecessary in the society. नेक्स्ट डायमेंशंस अगर देखें तो ऑलरेडी देखा है हमने सोशल डायमेंशंस। तो सोशल डायमेंशंस में क्या होता है, जब आपके लीडरशिप कल्ट रहती है तो उससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही आपका फ़ायदा होता है। जो कम्युनिटी ब्लाइंड लॉयल्टी देती है और जो अपोज करते हैं उनका हालत ख़राब होता है। पॉलिटिकली देखें तो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है, पावर को सेंट्रलाइज करता है, डिक्टेटरशिप टेंडेंसीज आती है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो वायलेट होता है। लीगली अगर देखें तो अगर अथॉरिटेरियन बन जाता है लीडर तो वो लॉ को मिसयूज कर सकता है, जैसे कि इंडिया की केस में इमरजेंसी को हम देख सकते हैं, या फिर अरेस्ट देख सकते हैं ऑफ अपोजिशन लीडर्स। इवन जुडिशरी को भी तोड़ मरोड़ के चेंज किया जा सकता है अगर लीडरशिप कल ज़्यादा बढ़ा तो। एथिकली अगर देखें तो जो आपका अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, इसका वायलेशन होता है। जो ह्यूमिलिटी रहती है लोगों के बीच, लीडर्स के बीच, वो नहीं रहता है। इंटरनेशनली देखें तो एग्जाम्पल में हम हिटलर को देख सकते हैं। इसी हिटलर के वजह से क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और जिसमें मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जान गंवाई, सोसाइटी तबाह हो गई, कल्चर में प्रॉब्लम आने लगी, सिविलाइजेशंस जो है वो टूटने बिखरने लगी। तो ये सभी चीज़ें जो है हम देख सकते हैं। फिर इकोनॉमी में अगर देखें तो जब आपका पॉलिटी में स्पेशली लीडरशिप कल्ट आता है तो उससे होता क्या है, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज आती है, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता है, और उससे सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल सिटीजन्स को डेवलप करना ज़रूरी है, रैशनल हो सिटीजन्स, रिफ्लेक्टिव हो, ब्लाइंड डिवोशंस को ना रखें। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड देना काफ़ी ज़रूरी है। जो इंस्टीट्यूशंस है, जो प्रोसेस है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी है, इनको एम्पावर्ड रखना है। सिटीजन्स को कौन सा एजुकेशन देना है, सिविक एजुकेशन, वेयर सिटीजन कैन रिफ्लेक्ट, वेयर सिटीजन कैन बिकम रैशनल, व्हेन सिटीजन कैन थिंक क्रिटिकली, दे कैन एनालाइज क्रिटिकली। और फाइनली क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अफोल्ड करना है। तो upholding constitutional morality means following constitutional principle, that is democracy, freedom of speech and expression, etc. बाकी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं जिसमें ये सभी चीजें पूछी गई है, तो देख सकते हैं इसमें। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द राइज ऑफ डेटा सेंटर्स नीड टू बी इको फ्रेंडली।
तो अभी जिस तरीके से डिजिटल आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिजिटल पेनिट्रेशन जब से बढ़ा है, तब से क्या है, डेटा सेंटर्स भी बढ़े हैं। क्योंकि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होती है उनका जो ह्यूज डेटा होता है, उस ह्यूज डेटा को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। तो ये क्या है, बड़े डेटा सेंटर्स है जो लोगों का डेटा, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, किसी भी तरह का पर्सनल, किसी भी तरह का डेटा हो, इट स्टोर्ड इन डेटा सेंटर्स। तो जब से, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जब से डिजिटल इंडिया का पेनिट्रेशन हुआ है 2014-15 के बाद, क्या है, डिफरेंट सेगमेंट में डिजिटाइजेशन हुआ है। वो चाहे गवर्नेंस में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो। तो उससे जो मैसिव डेटा जनरेट होता है, उस डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है, इन दिस डेटा सेंटर्स। तो अभी ये जो डेटा सेंटर्स है, इसमें जो स्टोरेज होती है, इसको मेंटेन करने के लिए आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। और ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़रूरत होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज़्यादा बढ़ेगा। और हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मोस्ट ऑफ द अमाउंट, मोर देन 50-60% जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको कोल बर्न करके जनरेट किया जाता है, मतलब थर्मल पावर प्लांट से। तो इसका मतलब है कि कोल जो है वो काफ़ी पॉल्यूटिंग सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, ग्रीन हाउस गैस को जनरेट करती है। तो उससे क्या है, जो एनवायरनमेंट है उसको डैमेज पहुंचता है, उसको हार्म होता है, उसकी लॉस होती है। तो अगर डेटा सेंटर्स की वजह से, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, तो उससे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। इससे आपकी जो एनवायरमेंटल, जो आपकी नेगेटिव फेनोमेनन्स है, हीट वेव हो, एक्सेसिव रेनफॉल हो, इरेटिक रेनफॉल हो, लैंडस्लाइड्स हो, काफ़ी तरीके के प्रॉब्लम्स आगे बढ़ सकती है। तो इसीलिए जो डेटा सेंटर्स है उनको हमें ग्रीन बनाना ज़रूरी है। ग्रीन का मतलब क्या, एक तो जो डेटा सेंटर्स लगाएंगे उसमें आपके इफ़िशिएंट कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी है कि वो इफ़िशिएंट रहे, लेस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे। दूसरा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डेटा सेंटर्स ऐसा कुछ कर सकते हैं कि खुद ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं बाय डिप्लॉइंग सोलर पैनल्स, बाय क्रिएटिंग देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें गवर्नमेंट इनको मदद कर सकती है बाय गिविंग सब्सिडी, लाइक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हो, डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव हो, अदर पावर सब्सिडीज हो, ये सभी चीज़ें दे सकती है ताकि हम क्या कर सके, ग्रीन डेटा सेंटर्स को डेवलप कर सके जो इको फ्रेंडली रहे, जो आपके एनवायरनमेंट के अगेंस्ट ना हो, एनवायरनमेंट के एनिमी ना बन जाए ये सभी चीज़ें। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि डेटा सेंटर्स है अनसस्टेनेबल बनते जा रहे हैं, काफ़ी एनर्जी फुटप्रिंट है इनका, काफ़ी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, तो इनको इको फ्रेंडली बनाना है बाय डिप्लॉइंग रिन्यूएबल एनर्जी। और जो हार्डवेयर है उसको भी इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो, कि वो आपकी कम एनर्जी खपत हो, उसमें कम एनर्जी इस्तेमाल हो, तो उससे क्या है, एनर्जी कम लगेगी। अभी डेटा सेंटर्स का ग्रोथ एंड डिमांड दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। तो आजकल सीसीटीवी कैमरा बढ़ना, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा होना, क्लाउड स्टोरेज की ज़रूरत होना, तो इसके लिए डेटा सेंटर्स बढ़ रहे हैं। और एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, फॉसिल फ्यूल ज़्यादा जल रहे हैं, प्राइमरी कोल। और जो बिग टेक है वो भी क्या कर रहे हैं, आपके उनका उनका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो ऐसे दिखा रहे हैं कि हम निभा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, तो जो इमिशन है उसको छिपाना, दैट इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। दिखाया गया है कि हम ग्रीन हैं, लेकिन ग्रीन एक्चुअल में नहीं है। तो इसीलिए सोल्यूशन क्या है, इट इज टू जनरेट क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, लो कार्बन पावर सप्लाई, एनर्जी इफिशिएंट हार्डवेयर इक्विपमेंट्स बाय द इंडस्ट्री। फिर फॉसिल फ्यूल का जो ट्रांजिशन है, तो कोल को बर्न करने की जगह हम कोल को क्या कर सकते हैं, कोल गैसिफिकेशन कर सकते हैं। कोल गैसिफिकेशन से क्या होता है, जो पोल्यूशन है वो कम हो जाता है। तो पूछा जा सकता है गैसिफिकेशन क्या है। फिर जो बायोमास बेस्ड फ्यूल है उनको हम जनरेट कर सकते हैं, जैसे साइन गैस है, साइन मीथेन है, हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इनको हम इसका अल्टरनेटिव देख सकते हैं। बाकी हिस्टोरिकली देखें तो डिजिटल रिवोल्यूशन हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा आया, नेशनल डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी आई, और इसी के वजह से क्या हुआ, आपका जो डेटा सेंटर्स है उसका नंबर बढ़ा है इंडिया में। और बढ़ने की वजह से क्या है,
जो क्लाइमेट चेंज का अवेयरनेस है वो भी जनरेट हो रहा है कि डीकार्बोनाइज तरीके से हमें क्या करना है, डेटा सेंटर्स को डेवलप करना है। चैलेंज क्या है, काफ़ी हाई एनर्जी कंजम्पशन रहता है डेटा सेंटर्स का। जो डेटा सेंटर्स है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी पे जो भरोसा करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर भी फॉसिल फ्यूल में भरोसा करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप हमारे देश में देखा जा सकता है, जो हार्डवेयर है या फिर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी जेनकम्स है, एनवायरनमेंट के ऊपर हम इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो डेटा सेंटर्स जो है वो अपने मशीन को कूल करने के लिए पानी का इस्तेमाल करती है, उससे आपका वाटर में थर्मल पोल्यूशन होता है, मराइन जो लाइफ है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और एक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक हर्डल भी देखी जाती है कि क्या किया जाए, ग्रोथ को देखा जाए कि सस्टेनेबिलिटी को देखा जाए। सस्टेनेबिलिटी को देखते हैं तो ग्रोथ में आपकी कमी हो जाती है। तो वो सभी चीज़ें क्या है, एक प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। डेटा सेंटर्स क्या है वो ऑलरेडी हमने देखा, डीकार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन का इंटेंसिटी को कम करना, कोल गैसिफिकेशन मतलब कोल को गैसियस स्टेट में ले जाना ताकि पोल्यूशन कम की जा सके। तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस से अगर देखें तो हमें एनवायरमेंटल स्टेवर्डशिप लेना होगा और हमें इकोसेंट्रिसिज्म देखना होगा, ना कि एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म। सिर्फ लोगों के पर्सपेक्टिव से देखने से नहीं होगा, हमें प्रैग्मेटिक बनना पड़ेगा एनवायरमेंट को लेके, मतलब वास्तविक में इसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी एथिकली देखें तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज का। इंटरनेशनली देखें तो डिफरेंट शॉर्ट ऑफ जो एग्रीमेंट है उसमें भी नेट जीरो गोल के बारे में कहा गया है, रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी के बारे में कहा गया है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए इन ग्रीन ट्रांजिशन। लीगली देखें तो डिफरेंट लीगल फ्रेमवर्क्स भी है, जैसे नेशनल एक्यूज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट भी है जो कहता है कि कार्बन क्रेडिट आना चाहिए। नेक्स्ट, पॉलिटिकली देखें तो डेटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से क्या है, आपकी अभी डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी जिस तरह से लिया है, तो जो डेटा सेंटर्स है उनको ट्रांजिशन भी गवर्नमेंट को करना ज़रूरी है, नहीं तो सोसाइटी के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। बाकी लिंकेजेस दिखाई गई है एनसीईआरटी में, आप क्या पढ़ेंगे, पोल्यूशन क्या है उसको समझने के लिए, बायोडाइवर्सिटी क्या है उसको समझने के लिए, तभी आप इसका इम्पैक्ट और अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। ऐसे तो आप समझ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, ओके, आंसर आराम से लिख पाएंगे अभी। नेक्स्ट, आप इसमें सिलेबस देख सकते हैं, जीएस पेपर 1 2 3 4 ऐसे सभी से ये लिंक्ड है। वे फॉरवर्ड इसका क्या है, मैंडेटरी करना है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योरमेंट को, कि जो डेटा सेंटर्स है उनको अगर वो टोटल उनको 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो कम से कम वो बोले 50 हो या 60 गीगावाट हो, उसको रिन्यूएबल परचेस करना ही पड़ेगा। तो रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन इनके ऊपर बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट एंड इफिशियंसी का स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ज़रूरी है, कि आपका जो स्ट्रिक्ट एफिशिएंसी इनको एफिशिएंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, अगर नहीं करते हैं तो फाइन लगेगा। टारगेटेड पॉलिसी एंड लोकलाइजेशन करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करना है R&D एंड ट्रांजिशनल फ्यूल्स में। और जो बिग टेक है उनको अकाउंटेबल रखना है कि आप भाई क्यों मतलब इतना पोल्यूशन कर रहे हो, आप ट्रांजिशन करो, या ट्रांजिशन करने में मदद चाहिए तो गवर्नमेंट कर सकती है बाई गिविंग सब्सिडी। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है COP30 जो बेलम में होने वाला है इन ब्राज़ील, तो ये फिर से आएगा इसके ऊपर आर्टिकल, तभी हम इसको देखेंगे। अभी ये डेवलप हो रहा है, आप हमने अपना जो एनालिसिस का PDF है उसमें हमने डाला है, आप इसको पढ़ते रहिए। ओके, तो इसमें पेरिस के साथ जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके साथ कंपेयर करके दिखा रही है ये COP30। बाकी इसको हम बाद में और बेटर एनालिसिस करेंगे once the topic will develop fully. So with this I'm concluding today's analysis. I hope आप सभी को समझ में आया। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आस्था रखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।